के काम कर रही थी। उसने जोर से जम्हाई ली और अपनी आंखें मसलते हुए सबमिट का बटन दबाया और अपना असाइनमेंट मेल किया। उसने घड़ी पर नज़र डाली तो देखा 2 बजने में सिर्फ 2 मिनट बचे थे। ओह, मुझे अब सो जाना चाहिए वरना सुबह की क्लास के लिए देर हो जाएगी, उसने खुद से कहा। वो बेहद थक चुकी थी और उठी और बाथरूम की तरफ चल पड़ी। हॉस्टल में हर कोई सो चुका था। इस समय बाथरूम बहुत शांत था। झिंगुरों की आवाज़ें आ रही थी और बराबर के पेड़ हवा से सरसरा रहे थे। मेघा सिंह के पास गई और उसने अपनी थकी हुई आंखों को देखा। उसने नल चालू किया और पानी से अपना चेहरा धोया। अपना चेहरा तौलिए से पोंछते वक्त उसने महसूस किया माहौल में चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया है। झिंगुर शांत हो गए थे और हवा भी बहनी बंद हो चुकी थी। उस पूरे माहौल में अब उसे सिर्फ अपने सांस लेने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। और तभी उसे एक हल्की सी आवाज़ आई। उसने चारों तरफ देखा लेकिन कुछ न दिखा। उसने फिर से वही आवाज़ सुनी और इस बार थोड़ा ज़ोर से। उसके शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। वो घबराई हुई बाथरूम से निकली और अपने कमरे की तरफ भागी। वो उस कम रोशनी वाले हॉलवे से जाते वक्त महसूस कर रही थी जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो जल्दी से अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। कमरे में उसे सब नॉर्मल लगने लगा, ना कोई आवाज़, ना ही कोई अजीब सा सन्नाटा। उसने राहत की सांस ली। उसने लाइट्स बंद की और अपने बिस्तर पर जाकर अपना फ़ोन चलाने लगी। उसे समय का ध्यान ही ना रहा। उसने फ़ोन के कोने में नज़र डाली तो देखा 3 बज रहे थे। उसने फिर से खुद को कोसा। वो अपने सोशल मीडिया में किसी के सवालों के जवाब पढ़ रही थी, जिसमें एक सवाल था, क्या तुम कुछ अलग लिख सकते हो? और किसी ने उसका जवाब में लिखा था, जब तुम एक अंधेरे कमरे में होते हो तो तुम्हारी आंखें अंधेरे के अनुसार ढल जाती हैं। आंखों की पुतलियां रिलैक्स हो जाती हैं और आसपास के माहौल में ढल जाती हैं। आप अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं, टेबल, कुर्सी, बिस्तर, अलमारी, यहाँ तक कि आपके बराबर में सो रहा व्यक्ति। लेकिन जब आप अपने फ़ोन में देख रहे होते हैं, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, तो आपके आसपास सिर्फ अंधेरा दिखता है। उस वक्त हम सिर्फ फ़ोन के अंदर की दुनिया को ही देख पाते हैं। हमारी आंखें फ़ोन की लाइट की रोशनी की आदी हो चुकी होती हैं और फ़ोन के बाहर की दुनिया अंधेरे से घिरी रहती है और आप नहीं जानते कि उस अंधेरे में कौन छिपा बैठा है। क्या आपको पक्का यकीन है कि आप अकेले हैं? मेघा थोड़ी भयभीत होने लगी थी। उसने कंबल से खुद को ढक लिया था। उस अजीब सी रात में उसने फिर से वही अजीब सा सन्नाटा महसूस किया और तभी वही आवाज़ फिर से सुनी। मेघा सन्न रह गई। उसे एहसास होने लगा कि कमरे में उसके साथ कोई है। वो आवाज़ बेड के नीचे से आती हुई लग रही थी। मेघा अभी भी अपने फ़ोन की स्क्रीन को घूर रही थी। उसे फ़ोन की रोशनी से बाहर जाने में डर लगने लगा था। वो आवाज़ और पास आती जा रही थी। उसने अपना फ़ोन हिलता हुआ महसूस किया। कोई उसके फ़ोन के पीछे टैप कर रहा था। मेघा कांपने लगी। वो फ़ोन को कस के पकड़े हुए थी और आंखें बंद नहीं कर पा रही थी। फिर से किसी ने टैप किया, इस बार थोड़े आक्रामक तरीके से। मेघा को अपना शरीर भारी महसूस होने लगा। वो हिल भी नहीं पा रही थी, जैसे उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया हो। उसने अपनी कलाई पर एक हाथ महसूस किया जो धीरे धीरे फ़ोन की तरफ बढ़ रहा था। वो एक राक्षस नुमा पिशाच का हाथ लग रहा था। बड़े पीले नाखून, गली हुई कटी फटी स्किन। हाथ ने सिम्मी के फ़ोन को पकड़ लिया और धीरे धीरे उसे दूसरी तरफ घुमाने लगा। सिम्मी जम सी गई। वो ना तो हिल पा रही थी, ना कुछ बोल पा रही थी, ना ही आंखें बंद कर पा रही थी। वो वहीं डरी सिम्मी बैठी हुई फ़ोन की रोशनी से उजागर होती उस राक्षसी चेहरे को देखती रही। सिम्मी चिल्लाते हुए उठी। सुबह हो चुकी थी और सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। वो बस एक सपना था। वो सही सलामत कमरे में अकेली थी और पसीने से नहाई हुई थी। वो खुश थी कि ये सब महज एक सपना था। उसने घड़ी की तरफ देखा। वो लेट हो चुकी थी और अपनी पहली क्लास मिस कर दी थी। हॉस्टल में बाकी सब कॉलेज के लिए जा चुके थे।
वो बेड से निकली, तैयार हुई और रूम से बाहर निकल गई। रूम का दरवाज़ा बंद करते वक्त उसने फिर वही सन्नाटा महसूस किया और अपनी कलाई पर बड़ी बड़ी उंगलियों के निशान देखे। और तभी उसने फिर सुना, तुम्हें अपना रोल नंबर याद है? हाँ, मुझे याद है, अंकित ने बड़ी बेरुखी आवाज़ में कहा। उसे इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका था। अंकित और उसके दोस्तों के पास पुराने नोकिया फ़ोन थे। सबका ऐसा मानना था कि पुराने फ़ोन बहुत लकी साबित होते हैं। अंकित ने अपना रोल नंबर ऐसे एंटर किया जैसे न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर रहा हो। कुछ समय बाद स्क्रीन पर रिज़ल्ट आया। अंकित का दोस्त सबसे पहले बोला, 29,000, इस रैंक में तो सीट नहीं मिलेगी। अंकित थोड़ा निराश था, क्योंकि टेस्ट में हमेशा अपने दोस्त से ज़्यादा नंबर लाता था और सभी टीचर्स को विश्वास था कि इस साल अंकित क्वालिफाई हो जाएगा। अंकित साइबर कैफ़े से गुस्से में बाहर निकला। वो दुखी महसूस करना चाहता था, पर नहीं कर पा रहा था, जैसे उसके अंदर कोई भावना ही ना बची हो। उसका फ़ोन बजने लगा और उसे मालूम था कि किसका फ़ोन आया होगा। फ़ोन की स्क्रीन को घूरते हुए वो बस यही सोच रहा था कि उसके माँ बाप को कितनी निराशा होगी ये जानकर कि उनका बेटा 2 साल से फेल हो रहा है। उस क्षण उसे पता चल गया कि उसे क्या करना है। वो पूरी तेज़ी के साथ अपने हॉस्टल रूम में गया और अलमारी से अपनी एक पैंट निकाली। उसे पता था अगर उसने कुछ और सोचा तो वो ये सब नहीं कर पाएगा। उसने 2 गांठें लगाई, एक पंखे में और दूसरी अपनी गर्दन के चारों ओर। वो अब तैयार था। एक आखिरी बार उसने अपनी माँ के बारे में सोचा और स्टूल से कूद गया। कुछ कहते हैं कि मौत अचानक से बिना आवाज़ किए आती है, लेकिन अंकित के केस में ऐसा नहीं था। जैसे ही वो कूदा, उसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। पर मछली पानी से बाहर निकल चुकी थी और सांस लेने के लिए तड़प रही थी। उस पल वह अपनी माँ को कसकर गले लगाने के अलावा कुछ नहीं चाहता था। आप इसे चमत्कार कहें या अंकित की खराब गांठ बांधने का तरीका। उसके गर्दन की गांठ ढीली हो गई और वो फर्श पर गिर गया। लाइफ ने उसे एक दूसरा मौका दिया था। उसने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया और रेलवे स्टेशन पहुंच गया। अगले ही पल वो अपने घर के बाहर खड़ा था। वो कांपते हुए घर के अंदर गया और घर के कामकाज में बिजी अपनी मम्मी को देखा। उसने अपनी माँ को आवाज़ लगाई और रोता हुआ अपनी माँ से लिपट गया। देखते ही देखते किसी ने अंकित की गर्दन को पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा, कोई ना था। उसका दम घुटने लगा, वैसे ही जैसे फांसी लगाते वक्त घुट रहा था। अचानक उसका घर गायब हो गया और अब वो अपने हॉस्टल रूम में हवा में झूल रहा था। उसने मदद के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन एक शब्द भी उसके मुंह से ना निकला। कुछ समय बाद उसका हिलना बंद हो गया। वो गांठ काफ़ी अच्छे से बंधी हुई थी।